बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल से एक कैदी को पिम्स ले जाया गया। हुक्म था कि शिफा ले जाना है। सूरत बन क्या रही है? क्या हुकूमत पे कोई मुश्किल वक्त आने वाला है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ट्रेन छोड़ दी है? होने क्या वाला है? हुसरत तनगुंजों पे जो बिन खिले मुरझा जाएं। आमिल यासाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। और ये बात मैंने जो कही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हसरतों के लिए कही है, राना साहब के लिए नहीं की। राना साहब से तो मैं इस पर तबसरा लूँगा, तजिया लूँगा। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, साथ में ज्वाइन किया। रऊफ़ क्लासा साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं और आज तमाम निजी मसरूफियात से वक्त निकाल कर सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि ट्विटर के ऊपर जो लोग टैग कर करके इनको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, उसमें कसूर इनका कोई नहीं है। इनके मेहमान ने पेशगोई की थी तो इन्होंने तो सिर्फ उसको जो है वो एंकर किया था या उसको कोऑर्डिनेट किया था। क्लासा साहब आपका भी शुक्रिया, आप वक्त निकाल के, ख़ास तौर पे तमाम तर निजी मसरूफियात के बावजूद। राना साहब, सर आप ही से इब्तदा है। रात तक तो माहौल ये बन गया था कि डील हो गई। नजम सेठी साहब ने भी जो है वो हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह की बात की कि जी पीछे कुछ हो गया है। हमें भी यही लगा, मैं भी रात को देख के जज्बाती हो गया। मैं लिख दे के गर्दिश अय्याम, तो मुझे भी लगा कि दिन फिर गए हैं, सब कुछ गर्दिश कर गया है। क्लासरा साहब और आप डटे रहे सर, और आप डटे रहे इस बात पे नहीं कि कोई आपको शौक था कि खान साहब जो है वो उनको कोई रिलीफ ना मिले। आप लोग मिलने वाली खबरों के ऊपर डटे रहे कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि खान साहब जेल जाएंगे, जेल से हॉस्पिटल जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। राना साहब, क्या सोर्सेज थी, कैसे आपको ये सारा महसूस हो रहा था? तज्जिया था या खबर थी? आप देखें फवाद भाई कि जब इब्तदाई फैसला आया और जिस पे हमारे मुनीब भाई ने कहीं ट्वीट कर दिया, दो चार और दोस्तों ने, नसरुल्लाह मलिक साहब ने, कि जी ये फैसला नहीं आएगा, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती भी की लोगों ने। जर्नलिस्ट हैं, बंदा अपनी राय का इजहार करता है और चेक करता है। हम वो लोग थे, हम कह रहे थे कि ये जो भी फैसला है ये चेकअप होगा और इसके बाद इनको अडियाला वापस भिजवा दिया जाएगा, और होने के भी हक में थे हम। जब जाहिर है कि 15 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट्स इतनी खौफनाक हो जाएं। कल मैं आसमा शराजी के साथ था तो मिशाल यूसुफजई ने कहा कि वो कहाँ थी भाई, हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश हुई थी, तो दूसरी रिपोर्ट में तो जो कुछ बताया गया था। आज जो रिपोर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे शिफा इंटरनेशनल के हवाले से आई हुई हैं, और वो जो खुद डॉक्टर उस्मा ने भी बताया कि माशाल्लाह वो ठीक है, तो हमारे सबके लिए इत्मीनान का बायस है। लेकिन जाहिर है जो हाइपरटेंशन है, जो तन्हाई में है, हम तो मिसालें दे रहे थे कि हमें अपने दफ्तर में ही कह दे कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो बंदे को टेंशन शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं जा सकते। तो ये तो 3 साल हो गए और फिर 10 महीने से फैमिली से मीटिंग ना हो। कभी कभार महीने में 2 दफा 3 दफा वाइफ से 45 मिनट की मुलाकात की इत्ला आती थी कि जी उनकी करा दी गई। तो चाहे कितना ही बंदा बहादुर हो, तो ये टेंशन, एंग्जाइटी तो होनी थी। लेकिन हमें ये पता था कि फैसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो चेकअप कराने का है। ये जो अज्यूम कर रहे हैं कि 16 सितंबर को केस है तो 16 सितंबर तक उन्हें रखा जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं थी बात, और हम इसी बात पे कह रहे थे। और वही बात इस सेंस में हुई कि ये क्लियर थी कि कोई खास तौर पे वो लोग, जिस तरह आपने एक, चाहे वो अच्छे पैराए में कही हो कि जी अयाम घूम गए, कुछ लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, मिठाइयां जल्दी खाने के, दूसरी पार्टियां उनको ताने दे रही थी। लेकिन ये पता चल रहा था हमें हमारे दोस्तों के साथ गुफ्तगू के नतीजे में कि कोई तब्दीली मौजूद नहीं है। खास तौर पे हम उस वक्त से वॉच कर रहे हैं जब 30 अगस्त को मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और ये होगा वो होगा, और अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सिस्टम की बात उनकी जाती है और बाकी बातों के ऊपर बात हो रही है, और जाहिर है वो हो रहा है। तो उस वक्त भी बताया गया था कि कोई रियायत नहीं हो रही। दूसरी तरफ लोगों ने समझा, और ये गलत भी नहीं होता कि मुशाहिदा तज्जिया किस बुनियाद पे होता है कि जी देखें इमरान खान साहब की रिपोर्टें ऐसी बन गई हैं कि उन्हें निकाला जा सकता है, तारिक फजल कह रहे हैं हम उन्हें बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये सारे लोग गलत भी नहीं है अगर वो कोई तज्जिया कर रहे थे कि कोई गेम हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस सामने है। मैं खुद वो बंदा था जिसने कहा था कि उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा, कि मुझे फोन आया पहले दिन जिस दिन उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए थे। मैंने तो उस दिन ये प्रोडिक्शन की थी। अब हमारे पास ये थी कि इनको वापस अडियाला लेके जाएंगे। तो खुशी की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपको थोड़ा सा तज्जिया सोच के, जोश की बजाय होश के साथ करना चाहिए कि हालात कौन से ऐसे बदल गए हैं। या पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप कल बिलावल की तकरीर ही सुन लेते तो जिन लोगों ने तज्जिए तेज किए थे या मेहमान बदल दिए थे या हेडलाइंस चेंज कर दी थी, तो बिलावल ने क्या कहा था कि ये एक ऐसी कानून साजी हो रही है जो बिल्कुल
जो किसी के नुकसान में नहीं है और ये ठीक है। अहमद वली खान ने कितनी सख्त तकरीर की और वोट भी दे दिया उसके हक में। तो ये बातें समझने की थी कि कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा ना, नून और पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा काम कर दिया है कि आप पीटीआई को बिल्कुल लगा दें कि जी बस सौदा हो गया और कोई तय हो गया। तो उन सब के लिए मायूसी की बात भी बनी और अब वो उनको पशेमानी भी है और परेशानी भी है। और अल्लाह करे कि इस मुल्क में एक अच्छा काम हो। आज मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन को इकट्ठा बिठा रहे हैं, अपने घर पे खाना शाना खिलाएंगे। अब वो डेरा इस्माइल खान का खाना खिलाते हैं या इस्लामाबाद वाला खिलाते हैं, पता चलेगा नताइज के मुताबिक। कि मैं कल से ये, जब से उन्होंने कहा है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन अल्लाह करे अवाम के लिए इकट्ठी हुई हो, ये अपने अपने मफादात के लिए ना हो। क्योंकि जितना इस गवर्नमेंट को फायदा इन अपोजिशन जमातों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। कि किसी एक इशू पे ये इकट्ठे नहीं हुए और खड़े नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं राणा साहब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछनी, मैं आऊँगा दोबारा, लेकिन क्लासा साहब आप हमें टैग कर देते हैं अपने ट्वीट में, ये मैं फ़ोन सामने दिखा रहा हूँ, पता नहीं लोग आपको क्या क्या कह रहे हैं। आपने कसूर क्या किया है, आपने क्या लिख दिया था, क्या ऐसा कर दिया था? मैं तो वो क्लिप डर के बारे नहीं खोल रहा कि पता नहीं आपने ऐसी कोई बात ना कह दी हो कि इतनी गालियाँ आपको लोग दे रहे हैं। हालांकि आपने लिखा है मुनीब का तजिया दुरुस्त निकला, क्या लिखा है आपने सर? सर हमारे साथ पिछले 2 दिनों में जो मैं समझता हूँ, मेरी राय है, लोग उसे डिफर कर सकते हैं, कि कुछ लोग हैं जिनके तजिए या जिनकी इनसाइड इंफॉर्मेशन कहें उनके पास होती है, खबर होती है, और स्पेशली बड़ा मुश्किल होता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट में क्या चल रहा है, रीडिंग लोग अपनी शेयर करते हैं, या हुकूमतों के अंदर जो पावर सर्कल्स हैं वहां तक आपकी अप्रोच एक्सेस है। मैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त समझता हूँ, मेरा ख्याल है ये नहीं है कि राना साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं या हमारे कुलीग हैं या मेरा बड़ा इनसे कोई मेरा 28-23 साल से कोई तल्लुक, जाती तल्लुक है, तो मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। राना साहब हैं सर, हुकूमत के अंदर की खबरें, स्टोरीज, इंफॉर्मेशन इनके पास हमेशा होती है, और बड़े अच्छा बहुत से लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर एक तरीका होता है, स्टाइल होता है कि आप उसको पुट कैसे करते हैं। राना साहब का ये है, ही नोज द आर्ट ऑफ पुटिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को पुट करना, प्रोसेस करना भी हर एक के काम नहीं होता। बहुत से लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है बट उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने इसको पुट कैसे करना है। राना साहब का ये सबसे बड़ा इनका आर्ट है। खबर भी होती है, अच्छा रिपोर्टर हैं, मेरी तरह आज भी फील्ड में जाते हैं, रोजाना फिरते फिराते पूरा मोहल्ला फिरते हैं, मोहल्ले से मुराद पूरा इस्लामाबाद फिरते हैं, और जाके कोई ना कोई खबर लेके फिर अब आजकल इनके पास होती है, हर चैनल की कोशिश होती है। राना साहब को भी हमने अपने शो में लिया, इनकी भी यही इसी तरह की इंफॉर्मेशन कहें, ऑब्जर्वेशन कहें, रीडिंग कहें, इन्होंने सारी चीजें बताई। मुनीब फरूक साहब को हमने लिया, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बात की। उनका ये कहना था जनाब के, मैंने उनसे सवाल किया, वो बड़ा 30 सेकंड का क्लिप है जिसकी बात आप कह रहे हैं, जिस पर मैंने आपको टैग किया, तो मैं कहा हम अकेले क्यों ये बुरा भला सुने, हमारे चैनल के यानी कि जो बची हुई गालियां वो हमें पड़ जाए, आप ये कहते हैं जनाब। मैं हमारे खैर में उन्होंने कहा हिस्सा लें। मैंने कहा जो हमारे सीईओ साहब है, उन्हें भी ये पता चले कितना सौखा काम है जो रोजाना हम करते हैं। नहीं तो सर कसूर तो राना साहब का या मुनीब साहब का था ना, अगर उन्होंने कोई बात की, आपका उसमें कसूर कहां से है? लोग तो आपको भी साथ ही मिला रहे हैं। तो आपने कोई सहाफती गलती की है, क्या किया है आपने? सर मैंने एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, वो कहते हैं, अगर उसके लिए कहा जाता है शूटिंग द मैसेंजर। पिछले जमानों में आपको पता है एक बड़ा फिल्मों में एक आता है, फिर उसका अफसाने कहानियों में, तारीखी नॉवेल्स में आता है, तो वो जो बंदा जाता है ना, बादशाह के आगे जाता है, कोई दरबारी जाता है, कोई साहिब जाता है, एलची जाता है, वो पहले कहते हैं कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह से पहले अमान मांगी जाती थी, आपको याद है? और क्योंकि बादशाह को अगर वो मैसेज जो है जो किसी और ने भेजा है, किसी और बादशाह ने, रियासत ने भेजा है, उसको पसंद नहीं आते थे, बादशाह उसका तो कुछ नहीं कर सकता था, जो दूर बैठा है जिसने मैसेज भेजा है, वो कहता था इस एलची का सर कलम कर दो, इसी को मारो, इसने गुस्ताखी क्यों की, इसने मेरे तक ये खबर क्यों पहुंचाई है, इसको जुर्रत क्यों हुई है। तो वहां से निकला था लफ्ज शूटिंग द मैसेंजर के, जो पैगाम लेकर आए उसी को गोली मार दो। पैगाम लाने वाला का कसूर तो नहीं है, आपको तो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप तक उसने कोई बात, कोई स्टोरी और सच्ची बात बताई। आपको तो मुनीब फरूक साहब का या राना साहब का या बाकी जिस भी दोस्तों ने उसकी रीडिंग बताई, एनालिसिस दिया, इंफॉर्मेशन दी, आपको तो उनकी इज्जत करनी चाहिए थी कि उन्होंने हमें पहले से चीजें बता दी थी कि नहीं होगा। आप तोपे गन्ने लेके, बुलडोजर लेके उन पे चढ़ गए। अच्छा, मुनीब साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी, उन्होंने कहा था, जब मैंने उनसे आखिरी 30 सेकंड में पूछा, मैं कि सर जी आपका क्या ख्याल है, ये जो फैसला आया है इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये हुकूमत करेगी? मुनीब साहब चूंकि वकील भी हैं तो लिहाजा आपने कहा कि अच्छा है, हाँ उनसे पूछे, फैसले की इंटरप्रिटेशन उनसे बेहतर तो कोई नहीं करता। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, बड़ी मुख्तसर सी, मैं 10-15 सेकंड में, ज्यादा लंबा नहीं टाइम लिया। उन्होंने कहा जनाब बात सुने, कि आपको याद होगा पहले भी जब इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी ये मखसूस खवातीन की सीटों पे, तो मैंने उसी शाम कहा था कि इस फैसले पे अमल नहीं होना। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या उस पे अमल हुआ?
और कहते अमल हुआ तो और तरीके से हुआ, कोई पीपल्स पार्टी लेगी, कोई नवाज लीग लेगी, कोई मौलाना फजल रहमान लेके जो आज बकौर राना साहब के खाना खिलाएंगे, उन्हीं को ही जिनकी सीटें खा बैठे हैं, और उनके मतलब सीटों के बदले खाना खिलाएंगे उनको, और वो भी खाएंगे वहां पे खाने जाके जो सीटें लेके बैठे हैं। तो उनको कहना था जैसे उस फैसले पे अमल नहीं हुआ, इस फैसले पे भी अमल होते हुए मुझे नहीं लग रहा। ये उन्होंने कहा है अल्फाज के नहीं होगा, उनका कहना था। और साथ में ये भी कह दिया कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता, मैंने भी सुकून से घर जाना है। अब वही क्लिप उठा के मैंने आज ऊपर लिख दिया है, मैं कोट किया, मैं कि मुनीब साहब ने जो बात की सच। अब इसमें मैंने तो लोगों को रिमाइंड करवाया है कि ये बात मुनीब फरूक साहब जो है 2 दिन पहले कह चुके हैं कि फैसले पे अमल नहीं होगा, जो कि नहीं हुआ। अब उस पे लोगों को रिएक्ट करना अब ये हमाकत होती है कि मतलब आपकी बात कर रहे हैं कोई राना, अब जरूर डिफर करें मुझसे करें, कोई हमको फाइनल वर्ड नहीं है, हमारी राय गलत हो सकती है, इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, मतलब चीजें गलत हो सकती है, लेकिन यू शुड बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु आर ब्रिंगिंग मतलब राइट स्टोरी। अब आपने कुछ बुरा भला कहना है तो उनको कहना जिन्होंने फैसले पे अमल नहीं किया। ना आप हुकूमत है, ना मुनीफ मतलब हुकूमत है, ना राना साहब है, ना हम तो वो कहते हैं नुसरत जवेद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, हम तो 2% के रिपोर्टर टाइप हैं भाई, हम आपके लिए खबरें लाते हैं, आपको पहले से इन्फॉर्म करते हैं। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं होना तो ना है, आपको कोई जबरदस्ती किसी को मैं टैग तो नहीं करता, आप तो नहीं करते ना मुनीब ने किया, आपने सुनना भी है, हमें हमारी इन्फॉर्मेशन भी पे आपने करनी है, तबसरे भी सुननी है, गुफ्तगू भी सुननी है, लेकिन बुरा भी मनाना है। मतलब मुझे इस माइंड सेट की समझ नहीं आई, ये जो नया फिनोमिनन यहाँ पे है। एक चीज, दूसरा आपने कहा कि जो मेरी अपनी रीडिंग थी, रीडिंग कहूंगा नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं नहीं कहूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत चीजों की रीडिंग आप कर सकते होते हैं अगर आप किसी फील्ड में। मैंने जब वो पढ़ी ना, वो ये तो हमने सबने सुना कि चीफ कमिश्नर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने वो उसकी रिव्यू पिटीशन की, राना साहब ने भी उस पर बड़ी उसकी अहम बातें बताई थी कि सिस्टम क्या चाहता है, मुनीब साहब ने भी। जब मैंने उसको ना 7 पेजेस पढ़ा, मेरा ये ख्याल है बहुत कम लोगों ने वो 7 पेजेस पढ़े हैं चीफ कमिश्नर वाले, ये मेरी राय है, क्योंकि उसको ना जेर बहस नहीं लाया गया। उसको अगर आप पढ़ें, इतना बड़ा मवाद है, मटीरियल है उस रिव्यू पिटीशन में, तो मैं हैरान हुआ कि ये रिव्यू पिटीशन के होते हुए हुकूमत कैसे इमरान खान साहब को वह शिफा में शिफ्ट करेगी। वो मैंने उसको पिटीशन पढ़ के कह रहा हूँ, जो उसमें उन्होंने चीजें उठाई हैं, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं, ग्राउंड्स दिए हैं। दूसरे लफ्जों में तो वो जो फैसला था जो हुकूमत उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने क्लियर कहा है कि जनाब जो फैसला आपने दिया ये तो कानूनी फैसले नहीं है, आपने तो जो रूल्स हैं, प्रिजन लॉज हैं, आपने उनको पढ़ा ही नहीं है, आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, आपने हमें नोटिस नहीं किया, हमें हेयरिंग नहीं की, आपने कोई इसमें मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया, एक रिपोर्ट है, ये ब्लड प्रेशर ये है, शुगर ये है, फला फला चीज ये है, आपने खुद ही बैठ के एक डॉक्टर की रिपोर्ट पे या मेडिकल रिपोर्ट पे उस पे आपने फैसला कर दिया, जो कि अगेंस्ट उनका ख्याल है, हम नहीं कह रहे, जो चीफ कमिश्नर साहब ने लिखा है ये उसके खिलाफ है, प्रिजन रूल के खिलाफ, प्रिजन रूल ये कहते हैं। तो मैं उस वक्त कहा था प्रोग्राम में, मैं कि भाई जैसे अब प्रिजन रूल हम तीनों ने तो नहीं बनाए, आप अगर तोशा खाना के रूल्स ये तब्दील कर सकते हैं, वजीर आजम जो होते हैं, सार्ब की बात कर रहा हूँ, तो आप प्रिजन रूल की भी इनको भी तब्दील कर लेते, क्योंकि जेलों में तो आना जाना आपका भी लगा 1976 के रूल्स हैं। जी सर, जैसे तोशा खाना में लूटमार चलती रहती है, तो ऐसे जनाब प्रिजन में भी आना जाना लगा रहता है, आपने आना जाना होता है, सबने आना जाना है, तो प्रिजन रूल बेहतर कर ले कि हमें कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी, कौन हमें आके दवाई देगा, प्रोटोकॉल देगा, कहाँ मसाज करेंगे, कहाँ बालों में तेल डलवाएंगे, वटएवर जो भी है। तो भाई आप रूल्स बनाते हैं, हमने तो नहीं बनाया। रूल्स ये कहते हैं कि आप किसी भी प्रिजनर का, वो कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल हो, सर रूल्स के जरिए तो ब्लू पासपोर्ट ले लिया जाता है, तो ये भी कर लेते हैं। नहीं वही चेंज कर लेते ना, चेंज कर लेना। आपने मतलब जेलों में आना जाना सबका लगा रहता है, तो चेंज करते। आपको नहीं पता आपने जेलों में जाना होता है, तो अपने लिए बेहतर रूल्स बना के रखें। मतलब 7 स्टार होटल लिख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर रहेगा उसको हम सरीना या मैरी मतलब हॉलीडे इंडिया वटएवर वहां पे रखा जाएगा, बना दे रूल, हमें क्या फर्क पड़ता है, जरूर रखें जनाब। तो सर उस पे ये था कि आपका ये कन्विक्टेड होता है या अंडर ट्रायल, उसको सरकारी हॉस्पिटल में तो ये मतलब ट्रीटमेंट मिल सकता है, उसको प्राइवेट का जिक्र ही नहीं है रूल में। तो लिहाजा उन्होंने जब चैलेंज किया था, लिखा हुआ था, बल्कि जो सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है मरीज, वहां पे ये कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल, उसकी जो पेमेंट है ना, बिल, वो हेल्थ मिनिस्ट्री देती है, ये रूल में लिखा हुआ है। तो इन तमाम चीजों के होते हुए मैंने जब वो पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आई कि एक तरफ हुकूमत अपील में जा रही है, रिव्यू में जा रही है, तो वो कैसे वो खान साहब को अकोमोडेट करेगी। सो दैट वाज रीडिंग आफ्टर मतलब एनालिसिस कहें, मेरा मतलब एनालिसिस था राना साहब की और मुनीब साहब की, आप खबर कह सकते हैं सर। वो उनको साहब, मैं अभी आपके पास आता हूँ, आपने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है राना साहब, अगर आप उस पर तबसरा करते हैं। अब सर 2 चीजें हो चुकी हैं, एक तो ये है कि
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर वैसे अमल नहीं किया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी कि शिफा इंटरनेशनल नहीं ले जाया गया, प्राइवेट इलाज नहीं कराया गया उनको जो है पिम्स ले जाया गया। फिर लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि इनको 16 तारीख तक या सितंबर के मिड तक जो है वो रखा जाए, वो भी नहीं किया। इन दो चीज़ों के ऊपर क्या हुकूमत किसी तौहीन अदालत की जद में आ सकती है? सर, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उज़मा खान साहिबा ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है कि खान साहब ऐसे कर रहे थे, खान साहब ऐसे कर रहे थे, उन्होंने ये शक का इज़हार किया, उन्होंने ये खुशी की, ये गम किया, वो रो रहे थे, वो हंस रहे थे। ये सारी बातों से सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले के अंदर अगले सांस में मना किया है। तो अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? कोई फंसेगा भी है, दोनों निकल जाएंगे? देखें, कभी 184(3) होता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुओ मोटो, और आइन का मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जो पटिशनर भी नहीं थे, जो मांगा भी नहीं था, मंसूर अली शाह साहब ने 8 जजों की सरबराही करते हुए मखसूस नशिस्तें मरहमत फरमाई। और फिर आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं आया कि जो उन्होंने कोरिजेंडम निकाले और फैसले पे फैसले दिए बगैर मीटिंग जजों की किए, रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है। और वो जो सवाल उठते रहे मखसूस नशिस्तों पे, उसका जवाब अज़खुद देते रहे। एक तो अब वो पावर नहीं रही जज साहिबान के पास। दूसरा, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर होगी तो जरूर होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मुल्क में जब 184(3) उरूज पे था, कहा था कि इलेक्शन करा दें, केपी में भी, पंजाब में भी। तो क्या हो गए थे? हम कह रहे थे ये 29 सफ़े का फैसला है, बताएं आपने सजा क्यों नहीं दी? आपने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दे दी। आपने नवाज शरीफ को ढूंढ के कि जो एसेट हो सकता है ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाल के उसे सजा दे दी। ये जो नहीं मान रहे, किसको सजा देनी थी आपने? वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, आर्मी चीफ थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार थे, किसको सजा दी? 29 सफ़े का फैसला, वो जो मुनीब अख्तर साहब आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और बाकी जज साहब तो कुर्सी छोड़ के भाग लिए, ये जो हर एक के ऊपर चढ़ दौड़ते थे, इन लोगों ने उसके ऊपर, बंदयाल साहब मतलब ताड़ियां बजवा रहे हैं, गुड टू सी यू कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने फैसले पे अपनी कोर्ट के अमल दरामद करा सके? अब तो अमल दरामद कराने के लिए तौहीन अदालत तो नहीं है, केस चलेगा। जैसे रऊफ भाई ने बताई बात कि उन्होंने ग्राउंड जस्टिफिकेशन रिव्यू में डाली, और आज उज़मा खान की, जो आपका सवाल भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एक नया जवाब फराहम किया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारे लिए, और शिफा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां आप सिक्रेसी भी नहीं रख सकते, वहां आम आदमी तो नहीं जाता इलाज कराने के लिए, आपको और मुझे पता है सबको, बिल्कुल, कि आगा खान हॉस्पिटल हो या शिफा हो, ये शिफा इंटरनेशनल, यहाँ पे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो मजबूरी में भी पता नहीं कहाँ से पैसे लेके घुसता है, अमीर तरीन लोग जाते हैं, तो वहां उनके मोबाइल कौन लेगा, उनसे छुपाई कैसे जाएगी? ये बात बड़ी मुश्किल थी सबके लिए। और खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ अटैक होता, जो वो फोर्स ही कर रहे थे कि ऐसी जगह पे वनरेबल हो जाएंगे, तो हम नहीं जाना चाह रहे थे। और जो जिस तरह शिफा के साथ जो मतलब I-8 वाला ब्रिज है शकरपड़िया के बीच में, वहां पे लोग आ गए, फैजाबाद पे आ गए, गुलपाशी करने के लिए पहुंचाए, तो ये सारी चीजें मना की गई थी। तो सोशल मीडिया पे आप एक तरफ तो ब्रीफ भी कर रहे हैं उनको कि ये करना है, वो चीजें जो इमरान खान की और उनकी बहन की मुलाकात की बीच में हुई, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर दावे किए कि ये गुफ्तगू हुई है। आज उज़मा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की, बेशक वो गुस्से में होंगी कि उनके भाई को शिफा में नहीं रखा गया, लेकिन वो ये बातें पटिशन में कर सकती थी तौहीन अदालत की, कि जी देखे मैं सैंक्टिटी में रखती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, और वो फिर हम सारे भी छाप सकते थे। जब वो दायर हो जाती, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उसकी मेरी दानिस्त में खिलाफ वर्जी कर ली, क्योंकि अनवर मंसूर साहब को आपको पता है अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, और बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात किसी जमाने में अच्छों से रहे हैं। वो भी ये कह रहे थे कि इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान है, जो फरीक जो कर ले। एक कह रहा है 16 सितंबर तक रखना है, और दूसरा कहता है हमें 48 घंटे में लाने का पाबंद किया गया है, वापसी का कोई जिक्र नहीं है कि आपने वहीं रखना है उनको, ये फौरन अडियाला जाएंगे। और हम उसी बात को लेके जा रहे थे, जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी बिहाइंड द सीन, हम पूछ रहे थे लोगों से, यार हम वही बात, 2 टके के रिपोर्टर है, हमारा तो काम ही यही है कि लोगों से कोई नहीं भी जवाब देता तो हम तो हंस के स्माइल दे के निकल जाते हैं ना, कि ठीक है उसकी मर्जी, लेकिन हम अपना क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते। यही हमारी जॉब की नेचर है कि अपनी जुस्तजू तो रखें। तो हमने रखी और हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई ये ले जाएंगे, तो वो ले गए उनको। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे ख्याल में तौहीन अदालत के केस में अब कुछ भी नहीं होने का। आज तो वो रिपोर्टें आई पड़ी हैं शिफा इंटरनेशनल की, पूरे सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। अब वो मैंने तो नहीं दी, लेकिन वो और पिम्स की रिपोर्ट्स निकलवा लें तो डाटा में तो कोई फर्क नहीं आ रहा। जो पहले भी इमरान खान साहब के 4 दफा कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो आपके लिए हुई है। अब वो वक्त आ रहा है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान को अगर ये अपोजिशन लीडर बना दे तो शायद वो
मतलब मुद्दतिल्लाह अली अपना क़यादत संभाल लें, अदरवाइज तो फिर वो खाना बराए खाना ही चलेगा ना। वो भी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बड़ा मुश्किल है काम चलना। तो कुछ रूल्स ऑफ गेम उधर भी चेंज करने पड़ेंगे, कुछ केपी के अंदर हाथ खोलना पड़ेगा, उनकी पार्टी के ऊपर जो तंगी खिंचाई की हुई है गंडापुर से लेके और अब तक, तो वो रास्ते देने पड़ेंगे कुछ लो और दो की बुनियाद पे। फिर वो बराह रास्त कह रहे हैं कि लिख के करो हमारे साथ मुआहिदा, फिर तो कोई मुश्किल बना सकते हैं, वरना ये बस यूं ही होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, सोलर पे आप नहीं बोलते, जो ये अवैस लगारी साहब ने 4 रुपए पर यूनिट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पर यूनिट उन इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया जिनके साथ बैठ के मोहसिन नकवी कह रहे थे तुम खामखा पैसे लगाते हो, और हम सब पे बिजली के मीटरों पे फिक्स लगा दी कि जी कंजम्पशन के ऊपर आप फिक्स चार्जेस अलग से देंगे। दिया किसको? रिबेट की सूरत में उन इंडस्ट्रियलिस्टों को जिन्होंने इस दफा एक्सपोर्ट और गिरा दी। तो भाई ये तो काम अपोजिशन का है ना, ये सारे के सारे एक ही धंधे में माफिया सारी जगह, शुगर हो, सीमेंट हो, आप नाम लेते जाएं, हर काम अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके कर रहे हैं और गुडी गुडी एक एक बयान देके फारिग हो जाते हैं। लेकिन सीरियस थॉट सिवाय नईम साहब के, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनके अलावा किसने सुप्रीम कोर्ट में सोलर पे बात की? लेकिन उसके बाद खामोशी है। भाई आप 5, 10, 15 वाले को कब से अमीर तरीन आदमी समझते हैं लोग? पता नहीं किस तरह कर्जे लेके बच्चों को कि भाई हम बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते, मिल के लेते हैं। आपने सबको ठोक दिया है। जुल्म वो किया जो 200 यूनिट पे अगर 201 पे जाएगा तो 6 महीने अगले वो दूसरे उस पे चल जाएगा। भाई गरीब आदमी की परवाह करें, ये काम किसका था? अपोजिशन का। नहीं बात करती, बिल्कुल नहीं करती। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, क्लासा साहब मौजूद हैं। क्लासा साहब, ये जो सिनेरियो बात मेरा डिस्कस हुआ राना साहब से, इसमें सर तहरीक इंसाफ ये गलती जान के करती है, नादानी में करती है? खान साहब की बहनें गैर सियासी है, वो ये एक काम कर देती हैं, नासमझी के अंदर करती है, जान के करती है? क्या ये आसान, बहुत मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ था कि आपने इन रिपोर्ट्स को जो है वो पोलिटिसाइज नहीं करना, ये क्यों किया उस्मा खान साहबा ने सर? ये बड़े अहम सवालात आपने उठाए हैं और राना साहब ने भी उनका ये तफसील से जवाब दिया है कि बेहतर कोर्स तो यही था कि हुकूमत फंस गई थी और आपके पास ये होती पॉलिटिक्स होती है। और जो बात बार बार कहते हैं ना कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो, और तो मतलब वो कहते हैं ना, बंदा एक दफा मतलब मुश्किल में फंस जाए ना, हमारी साइड पे कहा जाता है, सराइकी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, वो कहते हैं बंदे के दिन खराब आए हों तो ये ऊंट पे बैठे नीचे से कुत्ता काट लेता है, कि हर चीज आपकी मतलब नामुमकिन सी चीजें भी साहब अगर ये सराइकी में ही सुना देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। वो आदन बंदे दे अगर ये बुरे दिन आ रहा आया बदे होवे ना तो उठते बैठा हुए तो तलु कुत्ता भी पट गिंदा होंगे। वो अगर बुरे दिनों के लिए कुछ और लफ्ज सराइकी में यूज किया जाता है, वो मेरा ख्याल राना साहब आप समझ जाएंगे, वो मैं उसमें नहीं जाता मैं। तो अब हिसाब वही कुछ हुआ है कि यहाँ पर के ये खान साहब की पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल उनका लोग थे, वो पॉलिटिकल लोग उनके नजदीक नहीं है, उनको कट कर दिया गया। आप नोट करें, राना साहब मिलते होंगे, आप भी मिलते होंगे, पीटीआई के एमएनए सेनेटर्स अक्सर कहते हैं कि हमारी एक्सेस ही नहीं है, हमें खान साहब तक मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं होने दी जाती है। पहले की बात है, चलो अभी तो हुकूमत ने 8 महीने से नहीं मिलने दिया ना। वो कहते हैं पहले भी उन पे सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहबा इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब तो चले गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था कि जिनका नाम मैं लिखूंगा वही मिल सकते हैं। और बहुत सारे कहते हैं कि उन्हीं की यही गलती ले डूबी है कि उसके बाद ही प्रॉब्लम होने शुरू हुए, पहले ऐसे मसले नहीं थे। अब वो ये कहते हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द जो क्राउड है वो पॉलिटिकल क्राउड नहीं है, वो सारा नॉन पॉलिटिकल है, वो सारे वकील हैं, वकील भी जो हैं जो पिछले 2-3 साल से वो खान साहब के नजदीक नहीं लिए आगे लगे हैं, जिनकी कोई भी कन्विक्शन नहीं है, कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए हमदर्दी नहीं है, ना उनका जहन पॉलिटिकल सोचता है। जरा ये भी जहन में, वो लीगल बड़े अच्छे होंगे, बड़े वकील होंगे, नाम होंगे बड़े बड़े, मैं आपको क्या मतलब 20 नाम है इस वक्त, हामिद खान साहब हैं या सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर से ये हो गए, गौहर साहब हो गए, बैरिस्टर अली जफर हो गए, शेर अफजल मरवत साहब हो गए, बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब होते थे, लतीफ खोसा साहब का एक किसी दौर में होते थे हमारे दोस्त, वो गायब हैं। अब सारे ये वकील हैं, अभी पंजोता साहब हैं, मतलब रोज की बुनियादों पर नए नए नाम आते हैं। अब जिनको मतलब पॉलिटिकल चीजों का नहीं पता, मैं कहना जो इनका पॉलिटिकल लोग थे, जो फाउंडर टाइप थे, जो करीब खान साहब को समझते थे कि खान साहब को हमने बात कैसे समझानी है, उन सब को तो वो गद्दार कहते हैं, टाउट कहते हैं, मुखबिर कहते हैं और फौज के लोग कहते हैं। नोट करें, 27 को आ रहा हूँ, हुकूमत के साथ ही बाद जो फैसले आना शुरू हो गए। आज भी तो उस्मा साहब उन्हीं को कह रहे थे ना कि जनाब के सोहेल अफरीदी साहब दोबारा आए और फिर चढ़ाई करें, फिर डेटे लें। सो आप सुप्रीम कोर्ट से तो फिर हट रहे हैं। मैं ये समझता हूँ द बेस्ट स्ट्रेटेजी शुड हैव बीन, आपको बिल्कुल बात करने की बजाय आप मंडे वाले दिन ये सारा ये जो है फोकस है
सारा मीडिया जाता। यही वाली बात जो राणा साहब ने की, हम रिपोर्ट करते, हम इनकी पिटीशन रिपोर्ट करते, सारा मीडिया करता और इनको जरूरत ही नहीं थी कोई बात करने की। लेकिन क्लासा साहब तीर कमान से अब निकल चुका है। अब जोदो पश्चिमा का पश्चिमा होना, ये सारी बातें जो है ना, वो मेरा ख्याल है ट्रेन छूट गई है क्लासा साहब। ऐसे ही क्विकली तरह ट्रेन छूट गई है क्लासा साहब। सर खैर सियासत में वो क्या कहते हैं, खान साहब का अपना एक करिश्मा मौजूद है, फॉलोअर मौजूद है, लेकिन अच्छा उन्होंने कोशिश भी की। बाद लोगों ने दरमियान में पढ़ रहा था कि ये उन्हें खतरा था कि लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, उसमें शिफा में पहुंच जाएंगे। सो बहुत से लोगों ने कहा भी सही कि मेहरबानी फरमाएं ना आए, लेकिन आम आदमी की अपनी मोहब्बत है खान साहब से, रोमांस है, करिश्मा है, वट एवर, जो कि वो पहुंच गए। तो अगर उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम ये होगा, उन्हें अंदाजा था कुछ लोगों को। और हुकूमत का कोई मूड नहीं था सर। उनकी पिटीशन जो मैंने पढ़ी थी उससे बड़ा क्लियर था उसका चीफ कमिश्नर से कि उन्होंने जो वहां पे उन्होंने बातें लिखी थी, बड़ी सख्त बातें थी। अभी बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा लास्टली, जब ये रिव्यू में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वो पढ़ती है जवाब जो है, तो उस पर वो क्या रिएक्ट कर रही है, उसी तरह का फैसला है जैसे वो बंदयाल साहब ने नहीं किया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने 20 अरकान को रोक दिया था पंजाब असेंबली में 2022 में कि आप वोट नहीं कास्ट कर सकते, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसमें इन्होंने एग्जैक्टली वही लाइन लिया कि सर ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, जो आपने प्रेसिडेंट रूल 187 को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने उसको पढ़े नहीं है। सो ये कह रहे हैं कि आपका फैसला ही गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक नहीं है। सो जो चीज वो कहते हैं कानून के मुताबिक नहीं है, तो उस पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें? सो दंगा लगेगा मेरा ख्याल है। आखिरी 2-3 मिनट रह गए क्लासा साहब, क्विकली पहले आप बता दीजिएगा फिर, ताकि मैं राणा साहब से कंक्लूड करवा लूं, क्योंकि 2-3 मिनट मुझे भी उसने कान में बताया कि रह गए। सर ये पीपल्स पार्टी का क्या होगा? दूरियां बढ़ेंगी, करीब आएगी? सूबे को जेल में रख के बताइएगा सर, ये हुकूमत के साथ। सर मेरा नहीं ख्याल है, मेरी आज भी किसी से बात हो रही थी तो ये बात क्या सूबे के बात सुने, मुझे तो सिंध में सूबा बनता तो नहीं लग रहा था। बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैक्सिमम पॉसिबल थी, जिसपे रिएक्शन भी कोई नहीं आया था, मेरा ख्याल वो रूट अगर उस वक्त ले लिया जाता, जो एमक्यूएम बात कह रही थी ना, उसमें बड़ी रीजन थी और उस पर सिंधी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा रास्ता था। वो ये था कि जनाब आप कराची को, गवादर को, एक आध और इलाकों को फेडरल आप इलाका करार दे के उनको। नहीं सर, ये भी क्लासा साहब, ये भी कराची में नाकाबिले कबूल होगा। मैं सर एक मेरे बड़े मोहतरम हमारे एक साहब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरी उनके साथ 20 लाख रुपए की शर्त लगी है कि सिंध में सूबा बना भी तो बहुत हंगामा होगा, बहुत गड़बड़ होगी। मैंने ये बात की मैं कि जनाब कि सूबा नहीं बनेगा, मुश्किल है। पीपल्स पार्टी बनाना भी चाहे ना, ये नहीं बना सकती सर। हम जब स्टूडेंट्स थे, हमने खुद देखा काला बाग डैम के लिए कासिम जिया साहब होते थे, वो पूरी कैंपेन करते थे काला बाग डैम बनना चाहिए पीपल्स पार्टी के। उधर जो है निसार खोड़ो एंड पार्टी सारी की सारी, कायम अली शाह, ये सारे ओपोजिशन में थे उस वक्त। आपका कराची का मसला था सारा, कि कराची के लोग कहते हैं कि हमें सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा। आप अगर नोटिफिकेशन करके कराची को फेडरल में ले आते, सिंध में किसी को रोला नहीं पड़ना था कि सिंध का नाम नहीं चेंज हो रहा, सूबा नहीं बन रहा। तो सिंधी को किसी हद तक मुतमिन किया जा सकता था, वो मान भी लेते जी कराची में ये बला बला। लेकिन ये नहीं हो सकता था सिंध को। मैं नहीं मानता कि सिंध में ये कोई आसान काम होगा, चाहे जरदारी साहब और बिलावल साहब सारे, इवन भुट्टो साहब भी आ जाए, वो भी बेचारे। तो मैं जरा राणा साहब से भी पूछ लूं, राणा साहब बड़े आड़े हाथ तो लेते हैं पीपल्स पार्टी को अक्सर होगा। राणा साहब, मैं तो सिंध में सारी जिंदगी मेरी वहीं गुजरी है, लेकिन हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे मोहसिन हैं, वो मेरी उनसे 20 लाख रुपए की शर्त लग गई है सर इस बात। नाम बता ही दें ताकि। नहीं सर, नाम नहीं बता सकता मैं, क्लासा साहब आपको बाद में मैसेज कर दूंगा, नाम नहीं बता सकता। नहीं, आप इस तरह करें कि जब भी आप जीत जाएं तो मुझे और क्लासा साहब को 5-5 लाख भेज दीजिएगा, 10 आप रख लें। लेकिन आप बताएं ना कि मैं देंगे तो हम उनसे ले लेंगे, ये नहीं देंगे तो इसलिए पूछ रहा था, नाम बताएं ताकि हम उनसे अप्रोच करेंगे। भाई मैं सर आपको बताया, क्लासा साहब आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको बता दूंगा। राणा साहब आपको भी बता दूंगा सर, लेकिन ये बताएं शर्त में जीतूंगा कि हारूंगा? अच्छा, बात यह है कि रऊफ भाई जो बात कर रहे थे ना सलमान अकरम राजा वाली, आप ज़हन में रखें फैसल फरीद चौधरी को साइड पे करने के बाद, क्योंकि फैसल फरीद और फवाद चौधरी भाई हैं तो उनकी हामिद खान के साथ भी नहीं लगती, तो ये भी नहीं लगती। उसके नतीजे में सिर्फ इमरान खान को नुकसान हुआ। सियासी तौर पे वो कोर्ट्स के साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करके हर दफा कोई ना कोई लोगों की इजाजत ले आते थे कि जी हमें ये काम करना है और हमें अपनी बात करनी है, और वो लोगों को मिला लेते थे। अब ये जो सिंध का है ना इशू, आप नहरें इससे छोटा इशू था, आप नहीं बनवा सके। कालाबाग से भी छोटा इशू था, और कौम परस्तों को ले आया, और कौम परस्त आजकल टेलीविजन पे दोबारा आने शुरू हो गए और वो कत्ले आम की बात कर रहे हैं कि आप नाम लेके दिखाएं। तो वो काम तो शुरू हो गया, और पीपल्स पार्टी पे बांगे दौल, वजीर आला, बिलावल, वुजरा, निसार खोड़ो सब आ गए हुए हैं कि बिल्कुल नहीं बनने देंगे, जो मर्जी कर लें। अब अगली बात आपको देखने की ये है
कि जो सिंध में नहीं बनने देंगे और वो कहते हैं जी आप सराय की सूबा बना लें, तो वो दलील कमजोर हो जाती है जब ये छोटे यूनिट्स पे पंजाब के ऊपर आते हैं। हम कहते हैं बनाएं आप, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर एक पूरा पैकेज दें, ब्लूप्रिंट दें कि आप चाहते क्या हैं, आप बलूचिस्तान में क्या चाहते हैं, केपी में, पंजाब में, सिंध में, फिर आप बात करने के लिए आए। क्या आपसे इस्लामाबाद एक मतलब रऊ भाई रोजाना लिख रहे होते हैं दुखड़े, हमको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ये हो रहा है कंट्रोल? आप कह रहे हैं मैं फलाने को भी एडमिनिस्ट्रेटर कर लूंगा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लूंगा, गवादर को भी, कराची को भी, तो यहाँ को धन जो हो रही है 8 महीने में एक अंडरपास आपसे नहीं बन रहा, तो मुझे बताएं यहाँ पे एक महीने में भी अंडरपास बन जाता है, जो पार्क रोड है उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप कैसे कर सकते हैं कुछ? मतलब जरा कोई सिस्टम तो लाए ना कि कौन कैसे कर लेगा, हमें बता दें, हमारी राय ले लें कि भाई हमें ही मुतमईन कर दें कि आप कर सकते हैं, बात करा लें लोगों से, सेमिनारों से नहीं होगा। ठीक है ना साहब, 2.5 लाख आपके और 2.5 लाख क्लासेस साहब के, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। 2.5 2.5 लाख नहीं सर, ये 5 भैया चले सर, अगर 2.5 पे साहब 2.5 पे सर प्लीज ना सर जी, फिर रहने दो, फिर वो ना करो मुर्शिद। इसी चले सर 4 लाख रुपए 8 लाख रुपए आप लोगों पे कुर्बान है सर, आप दोनों के साथ शर्त जो है वो लग गई है, अगले इलेक्शन तक हम इंतजार करेंगे, फिर जब मैं अपने भाई से जो है वो पैसे लूंगा तो फिर मैं इन लोगों को भी दे दूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।